संध्या गहराने को थी जब विद्या के पति जयदेव अपने काम से वापस आए और विद्या ने घर का दरवाज़ा खोलते हुए देखा। उनके साथ एक अजीब सा दिखता आदमी था, बहुत मैला सा बदन और गले में एक लंबा सा कुर्ता पहने हुए। विद्या ने कुछ पूछा नहीं, पर कुछ पूछती हुई निगाहों से अपने पति की ओर देखा। जयदेव हल्का सा मुस्कुरा दिए, फिर विद्या से नहीं, उस आदमी से कहने लगे, यह बीवी जी हैं, बहुत अच्छी हैं, तुम मन लगाकर काम करोगे तो बहुत खुश होंगी। घर के भीतर आते हुए जयदेव ने बरामदे में पड़ी हुई एक चटाई की ओर देखा और उस आदमी से कहने लगे, तुम यहाँ बैठो, फिर हाथ पैर धो लेना। और घर के बड़े कमरे की ओर जाते हुए विद्या से कहने लगे, तुम चाहती थी कि काम के लिए कोई ऐसा आदमी मिले जो खाना पकाना भले ही न जानता हो मगर ईमानदार हो। विद्या ने कुछ घबराई सी पूछा, इसे कहाँ से पकड़ लाए हो? आहिस्ता बोलो, जयदेव ने कमरे के दीवान पर बैठते हुए कहा और पूछा, मनु कहाँ है? खेलने गया है, अभी आता होगा। लेकिन यह आदमी, विद्या कह रही थी जब जयदेव कहने लगे, मनु से एक बात कहनी है। यह बहुत सीधा आदमी है, लेकिन डरा हुआ है, खासकर बच्चों से डरा हुआ है। एक मेरे दफ्तर के शर्मा जी हैं, उनके पास था, वे इसकी मेहनत की और ईमानदारी की तारीफ़ करते हैं, लेकिन उनके बच्चे उनके वश की बात नहीं है। उनके 5 बच्चे हैं, एकदम से शरारती, इसका कद ज़रा लंबा है। वे इसे शुतुरमुर्ग कहकर परेशान करते थे। उनकी शर्मा जी की पत्नी भी तेज़ मिजाज की है। ये कितनी बार उनके घर से भाग जाता था, वे फिर से पकड़कर इसे ले जाते थे। लेकिन यह कुछ सीख भी पाएगा, विद्या कह रही थी जब जयदेव कहने लगे, ऊपर का काम करेगा तो करेगा, घर की सफाई करेगा, बर्तन करेगा, सिर्फ मनु को अच्छी तरह समझा देना कि वह इससे बदसलूकी ना करे, फिर देखेंगे। अब एक प्याला चाय दे दो, उसको भी चाय पूछ लेना। विद्या कमरे से लौटने को हुई, फिर भीतर के कुछ छोटे कमरे में जाकर एक कमीज पाजामा निकाल लाई और हाथ में साबुन का एक टुकड़ा और एक पुराना सा तौलिया लेकर बाहर चटाई पर बैठे हुए उस आदमी से पूछने लगी, तुम्हारा नाम क्या है? उसने जवाब नहीं दिया और विद्या कुछ खामोश रहकर कहने लगी, देखो, आंगन में उस दीवार के पीछे एक नल है, वहाँ जाकर नहा लो अच्छी तरह साबुन से और यह कपड़े पहन लो। वह आदमी सिर झुकाए बैठा था। उसने एक बार डरी डरी सी आंखों से ऊपर को देखा, पर उठा नहीं, न विद्या के हाथ से कपड़े लिए। इतने में जयदेव उठकर आए और बोले, मड़िया उठो, जैसे बीवी जी कह रही हैं, ये कपड़े ले लो और वहाँ जाकर नहा लो। पास से विद्या मुस्कुरा दी, तुम्हारा नाम तो बहुत अच्छा है, मड़िया। मड़िया ने आहिस्ता से उठकर विद्या के हाथ से कपड़े भी ले लिए, साबुन और तौलिया भी, और जहाँ उन लोगों ने संकेत किया था वहाँ आंगन में बनी एक छोटी सी दीवार की ओर चल दिया। विद्या ने रसोई में जाकर चाय बनाई, मड़िया के लिए एक गिलास चाय वहाँ रसोई में ही रख दी और बाकी चाय 2 प्यालों में डालकर बड़े कमरे में चली गई। और फिर जब मड़िया नहाकर कमीज पाजामा पहनकर रसोई की तरफ आया तो विद्या ने उसे चाय का गिलास देते हुए एक नज़र हैरानी से उसकी तरफ देखा और हल्के से मुस्कुराती हुई बड़े कमरे में जाकर जयदेव से कहने लगी, जरा देखो तो उसे, आप पहचान नहीं सकेंगे, वह अच्छी खासी शक्ल का है और भरी जवानी में है। मैं समझी थी बड़ी उम्र का है। और कुछ ही दिनों में विद्या इत्मीनान से अपने पति से कहने लगी, एकदम कहना मानता है, कुछ बोलता नहीं, लेकिन दिन भर घर की सफाई में लगा रहता है। मनु से थोड़ी थोड़ी बात करने लगा है। वह इसे अपनी किताबों से तस्वीरें दिखाता है तो यह खुश हो उठता है।
लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, अकेले में बैठता है तो अपने से कुछ बोलता रहता है, लगता है थोड़ा सा पागल है। घर की दीवार से सटा हुआ एक नीम का पेड़ था। वह मड़िया जब भी खाली होता तो उस पेड़ के नीचे बैठा रहता। उस वक्त अगर कोई उसके पास से गुजरे तो देख सकता था कि वह अकेला बैठा आहिस्ता आहिस्ता कुछ इस तरह बोलता था जैसे किसी से बात कर रहा हो, और वह भी कुछ गुस्से में। विद्या को उसका यह रहस्य पकड़ में नहीं आता था, और एक दिन पेड़ के मोटे से तने की ओट में होकर विद्या ने सुना वह मड़िया एक दुख और गुस्से में जाने किससे कह रहा था, सब काम खुद करती हैं, साग सब्जी कैसे पकाना है मुझे कुछ नहीं सिखाती, आटा भी मलने नहीं देती। विद्या से रहा नहीं गया। वह जोर से हंस दी और पेड़ की ओट से बाहर आकर कहने लगी, मड़िया तुम खाना पकाना सीखोगे? आओ मेरे साथ। तूने मुझसे क्यों नहीं कहा? यह मेरी शिकायत किससे कर रहा था? मड़िया शर्मिंदा सा नीम से झड़ती हुई पत्तियां बुहारने लगा। मड़िया अब साग सब्जी भी काटने पकाने लगा था और बाजार से खरीद कर भी लाने लगा था। एक दिन बाजार से भिंडी लानी थी। मड़िया बाजार गया तो करीब 1 घंटा लौटा नहीं। आया तो उसके हाथ के थैले में बहुत छोटी छोटी और ताज़ी भिंडियाँ थी, लेकिन उसका सांस ऐसे फूल रहा था जैसे कहीं से भागता हुआ आया हो। आते ही कहने लगा, देखो जी कितनी अच्छी भिंडी लाया हूँ, पास वाले बाजार से नहीं, उस दूसरे बड़े बाजार से लाया हूँ। विद्या ने भिंडी को धोकर छलनी में डाल दिया पानी सुखाने के लिए और कहने लगी, भिंडी तो बढ़िया है, क्या इस बाजार में भिंडी नहीं थी? मड़िया कहने लगा, इस बाजार में भिंडी जहाँ आप लोग सब्जी लेते हैं वह आदमी बहुत खराब है। उसके पास पकी हुई और बासी भिंडी थी। वह कहता था मैं वहीं से ले जाऊं, और साथ मुझे जहर भी देता था। जहर? विद्या चौंक गई और मड़िया की ओर ऐसे देखने लगी जैसे आज वह बिल्कुल पगला गया हो। पूछा, वह तुम्हें जहर क्यों देने लगा? मड़िया जल्दी से बोल उठा, इसलिए कि मैं उसकी सड़ी हुई भिंडी खरीद लूं। कहता था मैं जो सब्जी देता हूं तुम चुपचाप ले लिया करो, मैं रोज के तुम्हें 20 पैसे दूंगा। इस तरह के पैसे जहर होते हैं। विद्या मड़िया की ओर देखती रह गई, फिर हल्के से मुस्कुराकर पूछने लगी, यह तुम्हें किसने बताया था कि इस तरह के पैसे जहर होते हैं? मड़िया आज बहुत खुश था। बताने लगा, माँ ने कहा था जब मैं छोटा था किसी ने मुझे किसी दूसरे के बाग से आम तोड़कर लाने को कहा था और मैं तोड़ लाया था। उस आदमी ने मुझे 50 पैसे दिए थे, और जब मैंने माँ को दिए तो कहने लगी, ये जहर तू नहीं खाएगा, जाओ उस आदमी के पैसे उसी को दे दो, और फिर से किसी के कहने पर तू चोरी नहीं करेगा। और विद्या चुपचाप उसकी ओर देखती रह गई थी। उस दिन उसने मड़िया से पूछा, अब तुम्हारी माँ कहाँ है? तुम उसे गांव में छोड़कर शहर में क्यों आए हो? मड़िया माँ के नाम से बहुत देर तक चुप रह गया। फिर कहने लगा, माँ नहीं है, मर गई। मेरा गांव में कोई नहीं है। दिन गुजरते गए और विद्या को लगने लगा जैसे मड़िया को अब इस घर से मोह हो आया है, खासकर मनु से, जो उसे पास बिठाकर कई बार कहानियाँ सुनाता है। और एक दिन जब मनु ने किसी बात की जिद में आकर रोटी नहीं खाई थी, तो विद्या ने देखा कि मड़िया ने भी रोटी नहीं खाई थी। एक शाम विद्या ने अपनी अलमारी खोलकर हरे रेशम का एक सूट निकाला जो उसे कल सुबह कहीं जाने के लिए पहनना था। देखा कि कमीज पर कितनी ही सलवटें थी। उसने मड़िया से कहा, जाओ अभी यह कमीज प्रेस करवा के ले आओ। विद्या से कहना, अभी चाहिए। मड़िया गया पर उल्टे पांव लौट आया और कमीज पलंग पर रख दी। विद्या ने पूछा, क्या हुआ? बिंदिया ने कमीज प्रेस नहीं की?
वह नहीं करती। मड़िया ने इतना सा कहा और रसोई में जाकर बर्तन मलने लगा। विद्या ने फिर आवाज़ दी, मड़िया क्या हुआ? वह क्यों नहीं करती? जाओ उसे बुला कर लाओ। मड़िया उसी तरह बर्तन मलता रह गया। नहीं तो विद्या ने फिर से कहा। जवाब में मड़िया कहने लगा, साहब आते ही होंगे, अभी मुझे आटा मलना है, अभी दाल भी पकी नहीं और अभी चावल बीनने हैं, और मनु साहब ने कुछ मीठा पकाने को कहा था। अभी। विद्या हैरान थी कि आज मड़िया को क्या हो गया। उसने आज तक किसी काम में आनाकानी नहीं की थी। और विद्या ने कुछ ऊंची आवाज़ में कहा, मैं देख लेती हूँ रसोई, तुम जाओ, बिंदिया को अभी बुला कर लाओ। मड़िया बर्तन वहीं छोड़कर गया, लेकिन उल्टे पांव लौट आया। कहने लगा, वह नहीं आती, और फिर चुपचाप बर्तन मलने लगा। विद्या की पकड़ में कुछ नहीं आ रहा था। वह सोच रही थी, जाने क्या हुआ, बिंदिया तो ऐसी नहीं थी। इतने में दरवाजे की ओर से बिंदिया की पायल सुनाई दी और वह हंसती हंसती आकर कहने लगी, आप मुझे कमीज़ दीजिए, मैं अभी प्रेस किए लाती हूँ। पर हुआ क्या? विद्या ने पूछा तो बिंदिया हंसने लगी। मड़िया से पूछो, वह तो कुछ बताता नहीं, विद्या ने कहा और भीतर जाकर कमीज़ ले आई। उसने फिर मड़िया की ओर देखा और पूछा, बोलो मड़िया, क्या बात हुई थी? तू तो कहता था वह प्रेस नहीं करती, और देखो वह खुद लेने आई है। मड़िया ने न इधर को देखा और न कोई जवाब दिया। बिंदिया हंसती रही और फिर कहने लगी, बात कुछ नहीं थी, यह जब भी आपके कपड़े लेकर आता था, मैं इसे मजाक से कहती थी, देखो इतने कपड़े पड़े हैं, पहले यह प्रेस करूँगी और फिर तुम्हारे कपड़े, अगर अभी करवाने हैं तो नाच कर दिखाओ। और यह हंसता भी था, नाचता भी था, और मैं सारा काम छोड़कर आपके कपड़े प्रेस करने लगती थी। आज पता क्या हुआ, मैंने इसे नाचने को कहा तो यह वहाँ से भाग आया। मैंने मजाक में कहा था, अब मैं कमीज़ प्रेस नहीं करूँगी। विद्या चुपचाप सुनती रही, फिर कहने लगी, और क्या बात हुई थी? बिंदिया हंसते हंसते कहने लगी, और तो कोई बात नहीं हुई, आज तो इसे मेरी माँ ने एक लड्डू भी दिया था खाने को, लेकिन यह लड्डू भी वहाँ छोड़ आया। तुम काहे का लड्डू इसे खिला रही थी? विद्या ने मुस्कुराकर पूछा तो बिंदिया कुछ सकुचाती सी कहने लगी, मेरी सगाई हुई है, माँ ने इसे वही लड्डू दिया था। बिंदिया यह कहकर चली गई। कमीज़ प्रेस करके लाई, फिर से जाती बार मड़िया को कहती गई, अरे तो आज किस बात से रूठ गया? पर मड़िया ने उसकी ओर नहीं देखा, खामोश दूसरी ओर देखता रहा। रात हुई, सबने खाना खाया। मनु ने रोज़ की तरह मड़िया को बुलाकर कुछ तस्वीरें दिखाई, पर मड़िया सबकी ओर कुछ इस तरह देखता रहा जैसे कहीं बहुत दूर खड़ा हो और दूर से किसी को पहचान न पा रहा हो। सुबह की चाय मड़िया ही सबको कमरे में देता था, सूरज निकलने से पहले। लेकिन जब सूरज की किरण खिड़की में से विद्या की चारपाई तक आ गई, तब भी कहीं मड़िया की आवाज़ नहीं आ रही थी। विद्या जल्दी से उठी, रसोई घर में गई, पर मड़िया वहाँ नहीं था। जयदेव भी उठे, देखा कुछ परेशान हुए, पर विद्या ने कहा, आप घबराइए नहीं, मैं बाहर नीम के पेड़ के तले देखती हूँ, वह ज़रूर वहीं होगा। और जिस तरह एक बार आगे विद्या ने हौले से जाकर पेड़ के तने की ओट में होकर मड़िया को देखा और सुना था, वहाँ गई तो मड़िया सचमुच वहीं था, अपने में खोया सा, कहीं अपने से बाहर बहुत दूर, और कांपते होठों से बोले जा रहा था, जाओ, तुम भी जाओ, तुम भी अलसी हो, तुम वही हो अलसी, जाओ जाओ। विद्या ने मड़िया के करीब जाकर उसके कंधे पर हाथ रख दिया और आहिस्ता से कुछ इस तरह बोली जैसे नीम के पेड़ से नीम की पत्तियां झड़ रही हों। अलसी कौन थी? कहाँ चली गई वह? मड़िया की आंखें कुछ इतनी दूर देख रही थी कि पास कौन खड़ा था उसे पता नहीं चल रहा था, पर एक आवाज़ थी
जो फिर उसके कानों से टकराती रहती थी। कौन थी अलसी? मड़िया अपने में खोया सा बोलने लगा। वह मेरे साथ खेलती थी, हम दोनों जंगल में खेलते थे। कहती थी नदी के पार जाओ और उस पार की बेरी के बेर तोड़कर लाओ। मैं नदी में तैर जाता था, दूसरे किनारे पर से बेर लाता था। वह कहाँ चली गई? विद्या की आवाज़ हवा के झोंके की तरह उसके कानों में पड़ी तो वह कहने लगा, अलसी का ब्याह हो गया, वह चली गई। विद्या ने मड़िया के कंधे को झकझोरा, कहा, चलो उठो मड़िया। मड़िया ने एक बार विद्या की ओर देखा पर कहा कुछ नहीं। उसी तरह फिर खला में देखने लगा। विद्या ने एक बार पूछा, अलसी ने जाते समय तुम्हें कुछ नहीं कहा था? मड़िया अपने बदन पर झड़ती नीम की पत्तियों को मुट्ठी में भरता हुआ कहने लगा, आई थी ब्याह के लड्डू देने के लिए। और मड़िया मुट्ठी खोलकर नीम की पत्तियों को ज़मीन पर बिखेरता कहने लगा, मुझे लड्डू खिलाती है। विद्या ने उसके सिर पर से नीम की पत्तियां झाड़ते हुए कुछ जोर से कहा, अब उठो, चलो चाय बनाओ। मड़िया एक फरमार बरदार की तरह उठा और घर में आकर चाय बनाने लगा। वह छुट्टी का दिन था। विद्या को और जयदेव को आज कहीं जाना था, इसलिए चाय पीकर मनु को घर में छोड़कर चले गए। दोपहर ढलने लगी थी। जब वे दोनों वापस आए तो घर में मनु था पर मड़िया नहीं था। मनु ने बताया उसे खिलाया था, फिर कहीं चला गया और अभी तक आया नहीं है। जयदेव उसकी तलाश में घर से निकलने लगे तो विद्या ने कहा, वह आपको नहीं मिलेगा। वह आज दूसरी बार अपना गांव छोड़कर चला गया है। जयदेव ने विद्या की ओर देखा, पूछा, पर क्यों? विद्या कुछ खामोश रही, फिर कहने लगी, अब एक और अलसी का ब्याह होने वाला है। तो इतनी सी थी ये कहानी, और अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।